So hello everyone, this is CS Divya Agarwal and today we are going to continue with your last chapter, chapter number 8 of your business communication. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में सीखा था, ठीक है। आज मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं पहले पढ़ा दे रही हूँ। ऑलराइट, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, जैसा कि मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट ने एक डिक्शनरी की तरह अलग अलग टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है एंड दे हैव गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ दोस टर्मिनोलॉजी। तो एग्जाम में क्या होता है, डेफिनेशन तो लिखने आएगा नहीं, एग्जाम में क्या रहेगा, डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि 4 ऑप्शंस रहेगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। लास्ट क्लास मैंने आपको डिबेंचर्स के बारे में पढ़ाया था, बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको मान लो लोन रेस करना है मार्केट से, तो उसने एक बॉन्ड इशू किया, ए लिमिटेड ने एक बॉन्ड इशू किया, लेकिन बोला कि इस बॉन्ड पे ना कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ये बॉन्ड का फेस वैल्यू है 5 लाख, रीपेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। तो यानी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, कंपनी चाह रहा है कि उसके बॉन्ड को लोग खरीदे, 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, ठीक है। जितने बॉन्ड खरीदेंगे उतना लोन अमाउंट बढ़ेगा कंपनी के ऊपर, लेकिन बोला उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा और बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो 5 लाख है, ठीक है। और जब मैच्योरिटी होगा बॉन्ड का, तो जो इन्वेस्टर है जिसने कंपनी का बॉन्ड खरीदा है उसको रिडेम्पशन में कितना प्राइस मिलेगा बॉन्ड का, 5 लाख, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आप अपना 5 लाख रुपया क्यों दोगे इस कंपनी को? वाई आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन, इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन, कूपन वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, कूपन वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट। तो आप क्यों खरीदोगे? यू नो वाई विल यू परचेज? बिकॉज जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ना, दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब मैम फेस वैल्यू 5 लाख है, जब आप इसको खरीदोगे, जब आपको रीपेबल करना पड़ेगा, जब आपको कंपनी पैसा चुकाएगा, कंपनी पूरा 5 लाख देगा, लेकिन कंपनी आपको इशू करेगा कुछ कम दाम में, इसका इशू प्राइस ना कम होगा देन द फेस वैल्यू, दे आर जनरली इशूड एट डिस्काउंट। तो मे बी ये बॉन्ड को इशू किया कंपनी ने 4.5 लाख रुपए में, यानी आज आप 4.5 लाख रुपया कंपनी को दे रहे हो, रिडेम्पशन में कंपनी आपको रिटर्न में 5 लाख रुपया पूरा देगा फेस वैल्यू। So that is why you are interested in purchasing the bond, because the bonds are issued at discount. The bonds are issued at discount but redeemed at par. That is the benefit of zero coupon bond. So although you are not getting any interest benefit but capital appreciation तो मिल रहा है। आज आपने बॉन्ड खरीदी है 4.5 लाख में, आपको रिडेम्पशन में कितना मिलेगा, 5 साल बाद मैच्योरिटी में बॉन्ड का कितना रुपया मिलेगा, पूरा 5 लाख। तो 50,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ ना। तो इसी को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें कोई इंटरेस्ट का फायदा नहीं हो रहा है। जनरली हम लोग कोई भी बॉन्ड एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जीरो कूपन में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो लोग क्यों खरीदते? क्योंकि कंपनी इसको जनरली इशू करती है डिस्काउंट में, रिडीम करती है पार में। तो लिख लो वहां जीरो कूपन बॉन्ड के पास में जीरो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट, और लिखोगे पॉइंट नंबर 2, दे आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। वहीं पे लिख लो वेरी क्विकली, दे आर इशूड एट डिस्काउंट, दे आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार, बट रिडीम्ड एट पार, बट रिडीम्ड एट पार। एग्जाम्पल 5 लाख फेस वैल्यू बॉन्ड इशूड एट रुपीज 4.5 लाख, 5 लाख फेस वैल्यू बॉन्ड इशूड एट रुपीज 4.5 लाख। देयरफॉर गेन टू इन्वेस्टर 5 लाख माइनस 4.5 लाख, 50,000, ठीक है। सो इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, याद रहेगा। तो आपने लिखा जीरो इंटरेस्ट, डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, तभी जीरो कूपन बोला, कूपन वर्ड का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। एंड इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। लर्न हो गया यहां तक। नेक्स्ट अब क्या बोला, राइट ऑफ करना। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट ऑफ करना लास्ट क्लास में। कोई का अकाउंट इरिकवरेबल हो गया, कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप उसके अकाउंट को राइट ऑफ करते हो, कैंसिल कर देते हो, ठीक है। यानी आप उसको कहां पे राइट ऑफ करते हो, पीएल अकाउंट के अगेंस्ट। पीएल अकाउंट डेबिट करते हो ना टू डेटर्स, या पीएल अकाउंट टू बैड डेट करते हो अगर बैड डेट में ट्रांसफर कर रखा है तो। सो दैट इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ द अकाउंट्स, जब कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कैंसिल अ डेट, ओके। पेज नंबर ऑलरेडी मैंने आपको बोला, दिस इज योर इंस्टीट्यूट का मैट, पेज नंबर 217, पेज नंबर 217 ऑफ योर इंस्टीमैट, पेज नंबर 217 ऑफ योर इंस्टीमैट। इंस्टीमैट मतलब आपका मैट, इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया है। और जो मेरा मैट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उससे तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आईसीएसआई का मैट, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा आईसीएसआई का ही मैट से पढ़ाया है, हाँ, लेकिन मेरे मैट से भी पढ़ाया है। मेरे मैट से मैंने बोला क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, दैट्स इट, ओके।
फिर नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, रिट एंड रिट पिटीशन क्या होता है। रिट का मतलब क्या होता है, यू नो रिट पिटीशन हम लोग कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन कहाँ पे फाइल कर सकते हो, अलग अलग रिट पिटीशन का नाम आपने सुना होगा, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, हम लोग रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं ना, कहाँ पे फाइल कर सकते हैं बताओ, यू शुड नो दिस, रिट पिटीशन हम लोग कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में, कहाँ पे, हाँ रिट पिटीशन कहाँ फाइल किया जाता है, हाई कोर्ट में, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट आपको अप्रूवल देगा तब आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। सो रिट पिटीशन जो है हम लोग फाइल करते हैं, इट इज अ फंडामेंटल राइट, यानी ये रिट पिटीशन क्यों फाइल किया जाता है, जब मान लो आपने कोई केस लड़ा, आप हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके जजमेंट अगेंस्ट में दे दिया, तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आप रिट पिटीशन जाकर फाइल कर सकते हो, ठीक है, वो भी लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आपको अप्रूवल देगा तभी आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, तो वही बोल रहे हैं। तो रिट है क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट ने आपको इशू किया है कि आप जाकर अपना अपील फाइल कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड रिट। रिट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ व्हिच इज डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट, ठीक है, कुछ करना है या नहीं करना है, ओके। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अब आपको पता है बिजनेस को डे टू डे फंक्शंस करने के लिए कुछ हमारे पास लिक्विड कैश बिजनेस में होना चाहिए। मान लो मेरा कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया 10 लाख, इसमें से मैंने बोला मैंने फिक्स्ड एसेट में 8 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ये मेरा हो गया फिक्स्ड कैपिटल। अब मैंने बोला 2 लाख मैंने लिक्विड कैश हाथ में रख रखा है, हाथ में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए पैसा चाहिए ना, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, बैंक इंटरेस्ट देने के लिए, तो ये जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस आप करते हो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लिखो वहां पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरा जो फिक्स कैपिटल होता है वो मेरा ब्लॉक हो गया, ये 8 लाख रुपया मशीनरी में ब्लॉक हो गया, ये रिलाइजेबल नहीं है 1 साल या 2 साल में, ये तो मेरा फिक्स कैपिटल मशीनरी में इन्वेस्ट हो गया मेरा, जिससे मेरा फिनिश गुड्स बनने वाला है, ठीक है। बट वर्किंग कैपिटल हो गया जो मेरे डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट का कैश रिक्वायरमेंट को मीट करे, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए जो मुझे कैश चाहिए, जो लिक्विड पैसे चाहिए, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल लिखो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या आ जाएगा, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, कैश, बैंक बैलेंस। करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, है ना, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, तो डे टू डे ऑपरेशंस वर्ड मार्क करो, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए चाहिए कैश इन हैंड, जिसको आप तुरंत कैश या नियर कैश आइटम में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। अब वुल्फ कौन होते हैं मार्केट में, हैव यू हर्ड द टर्म, शेयर मार्केट में 2 टर्मिनोलॉजी वहां लिखो, बुल एंड बियर। बुल मार्केट कब होता है, जब शेयर प्राइस, बुलिश कब होता है, व्हेन यू आर स्पेक्युलेटिंग कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है। बेयरिश कब होता है, जब वी आर स्पेक्युलेटिंग कि शेयर का दाम गिरने वाला है। वैसे वुल्फ कौन होता है मार्केट में, वो स्ट्रॉन्ग स्पेक्युलेटर जो मार्केट के मूव्स को समझकर मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज लगा के शेयर को खरीदता है या बेचता है, हु मेक अ किल इन द मार्केट। समझ में आया, क्या करते हैं इसको पता है, जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फोरसाइटेडनेस रहता है, रिसर्च टीम होता है, उन्हें एनालाइज हो जाता है कि इस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो मान लो बढ़ने वाला है, उन्हें सुना तो वो शेयर्स को खरीद लेंगे और जैसे ही दाम बढ़ेगा बेच देंगे। तो इन्होंने मार्केट में अपना मेजर किल किया, मेजर मूव किया, दे आर द किलर्स ऑफ द मार्केट, सो दे आर कॉल्ड वुल्फ, ठीक है। स्पेक्युलेटर हु मेक्स अ स्ट्रॉन्ग मूव इन द मार्केट, दे मेक अ किल इन द मार्केट। और बुल कौन होता है, जब शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। बेयरिश कब होता है, जब स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। तो लिख लो बुल मतलब व्हेन शेयर प्राइसेस आर राइजिंग, बेयर मतलब व्हेन शेयर प्राइसेस आर फॉलिंग, ठीक है, ये भी लिख लो। नाउ व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग, कितनी बार क्या होता है ना, कंपनी अपना पीएल और बैलेंस शीट का पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मतलब कि करेक्ट वैल्यू को वो लोग छुपाते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा व्यू दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। समझ में आया, सो इन दैट केस क्या होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, सजा देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑल्दो मेरा लॉस है बट मैंने उसको इस तरह से सजाया कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ इसके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, चलो इसके कंपनी का शेयर्स खरीद लिया जाए, ठीक है। तो अपने रिपोर्ट्स को इस तरह से प्लान करना, प्रेजेंट करना। अब जैसे मान लो मेरा फिक्स एसेट है, ठीक है, फिक्स एसेट मैंने बुक वैल्यू दिखा रखा है मे बी 10 लाख, और मैंने वर्किंग नोट में नोट्स ऑफ अकाउंट में जाके डिस्पोज कर दिया कि ऊपर में जो फिक्स एसेट दिखा रखा है दे हैव बीन शोड एट ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया। जबकि अगर मैं डेप्रिसिएशन कंसीडर करूंगी तो इसका मार्केट वैल्यू फिक्स एसेट का शायद 50,000 भी नहीं होगा, बट मैंने विंडो ड्रेसिंग कर रखा है, बुक वैल्यू में दिखा के 10 लाख मैंने दिखा रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट में मैंने नोट्स ऑन अकाउंट में दे दिया। तो वो तो अलग अलग होता है ना, आपको एसडी फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, या डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है। अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लोग फॉलो करते हैं जिसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अब एक कॉमन शेयर होल्डर तो जब बैलेंस शीट देखेगा उसको तो एसेट साइड में 10 लाख रुपया दिखाई देगा फिक्स एसेट, जबकि रियल वैल्यू 50,000 है, वो तो उतना वो देखने जाएगा नहीं।
समझ में आया? तो ये अननेसेसरी एक फॉल्स व्यू क्रिएट करेगा कि मेरा असेट कितना ज्यादा है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। क्यों किया जाता है विंडो ड्रेसिंग? ताकि आप अपने स्टॉक होल्डर को, शेयर होल्डर को इंप्रेस कर सको, जिनका स्टेक लगा हुआ है कंपनी में, समझ में आया? ताकि वो अपना फंड्स को लगा सके कंपनी में और न्यू शेयर होल्डर्स भी आपके कंपनी में आकर अट्रैक्ट हो। क्लियर है? सो बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का मतलब आप समझ गए, जो कि कंपनीज करती है, क्यों? अकाउंटिंग ईयर के एंड में, ताकि वो इंप्रेस कर सके, टू इंप्रेस द स्टॉक होल्डर, है ना, हु विल बी रिसीविंग द रिपोर्ट शोइंग दैट द फंड्स आर बेटर मैनेज्ड एंड इन्वेस्टेड। वाइंडिंग अप क्या होता है? अगर एक कंपनी मान लो लिक्विडेट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसका लिक्विडेशन हो रहा है, तो उसको वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, यानी कंपनी को अच्छे से बंद करना पड़ेगा, उसका लीगल फॉर्मेलिटी केटर करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। जब भी एक कंपनी लिक्विडेट होता है तो उसको अपने क्रेडिटर्स को, बैंक से जिससे लोन लिया उनको डिस्चार्ज करना पड़ता है उनके क्लेम को। तो मान लो कंपनी इंसॉल्वेंट है, कंपनी के पास टोटल असेट 1 CR का है, लेकिन लायबिलिटीज खड़ा हुआ है 5 CR का। तो ये 5 CR का लायबिलिटी 1 CR से किस रेशियो में लोगों को बांटे, किस प्रायोरिटी में बांटे, तो अलग से उसके लिए ना एक हम लोग लिक्विडेटर एजेंट बुलाते हैं, जनरली वो कोर्ट ऑफ लॉ ही होता है जो आके सेटलमेंट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करना, कंपनी को टोटली बंद करना, कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ करना रजिस्टर ऑफ मेंबर से, तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप, रजिस्टर ऑफ कंपनी से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप प्रोसेस, जो कि कंपनी को पूरा बंद करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वैसे कंपनी को वाइंड अप करने में भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वॉचडॉग का मतलब हुआ जो आपको देख रहा है, जैसे एमईपीएल इज योर वॉचडॉग, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का वॉचडॉग कौन है? जो देखता है कि शेयर मार्केट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है, किसी ब्रोकर का इंटरेस्ट तो चीट नहीं हो रहा है, किसी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो चीट नहीं हो रहा है, किसी इशूअर कंपनी, जो कंपनी सिक्योरिटीज इशू करी कहीं उनका इंटरेस्ट तो चीट नहीं हो रहा है। तो सेबी है ये सब चीज देखने के लिए। तो सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सो कमर्शियल बैंक का वॉचडॉग कौन है? आरबीआई है। तो वॉचडॉग हुआ जो आपके एक्टिविटीज को देख रहा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, प्रोहिबिट करने का कोशिश कर रहा है, और एक पर्टिकुलर इन ग्रुप्स को, जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके रखा है। सो वॉचडॉग क्या हो रहा है? जो अपॉइंट किया जाता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल लिख लो सेबी, एग्जांपल लिखो तो याद रहेगा, सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्लीज राइट डाउन। यू अंडरस्टैंड? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कोई फिजिकल मार्केट है क्या? अरे ना बाबा, ना फिजिकल मार्केट नहीं है, कल ही तो पढ़ाया था, डीमटेरियलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन मोड में होता है। बीएससी, एनएससी सब एक क्या है? वर्चुअल मार्केट है, इट्स नॉट अ फिजिकल मार्केट। हाँ, लेकिन कुछ सालों पहले फिजिकल मार्केट हुआ करता था, शेयर बाजार बोलकर लोग वहां जाते थे, ट्रेडिंग करते थे, इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे। गुरु मूवी देखा है? वहां देखो उसका झलक। लोग ऐसे शेयर का कागज ले लेकर हाथ में ऐसे घूमते थे, समझ में आ रहा है? और ऐसे प्राइस फ्लैश किया जाता था टीवी में, वहां देखते थे जाकर सेंसेक्स में क्या प्राइस चल रहा है, और फिर वहां पे जाके शेयर खरीदते थे या बेचते थे। लेकिन अभी ये सब हट गया, सब कुछ ऑनलाइन मोड में होता है, डिजिटलाइज हो गया। अब वारंटी क्या होता है? ध्यान से सुनना। वारंटी का मतलब क्या हुआ? इट इज अ ऑब्लिगेशन, इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो एंटाइटल करता है एक इंज्योर्ड पार्टी को टू सीक फॉर द डैमेजेस बट नॉट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इन दैट केस फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं आपके संग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया मैंने, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सो एंड सो फेयरनेस क्रीम ऑन सच एंड सच टाइम, बट मैंने वो उस डेडलाइन को मीट नहीं किया, जिससे आपको बहुत लॉस हुआ। तो नाउ यू आर गोइंग टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम मी। कस्टमर्स को आपने सामान नहीं दिया तो आपको कस्टमर ने क्लेम थोपा, अब आप मेरे से क्लेम ले रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड वारंटी, वेयर द compensation is being given. Why? In order to compensate for the damages which has been caused to the party for not abiding by the terms of contract. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, बट हाँ जो उनको डैमेजेस हुआ है उनको कॉम्पनसेशन दे दिया, दैट इज कॉल्ड वारंटी। ठीक है, अब वैसे वारंट क्या होता है? वारंटी अलग हो गया, टोटली वारंट अलग हो गया। वारंट एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सिक्योरिटी होता है, स्टॉक होता है, वैसे वारंट होता है। वारंट क्या होता है? It gives the holder the right to buy from the issuer a fixed income security or equity stock under specified condition after some period of time. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक वारंट खरीदा आज कंपनी से, ठीक है, इस वारंट में लिखा हुआ है कि 1 साल बाद, वन ईयर बाद, जैसे मैंने याद है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पढ़ाया था, तो वारंट खरीदने से क्या होता है? वारंट में लिखा है कि वारंट अगर आप सरेंडर करोगे तो इसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा। तो इस वारंट में लिखा हुआ था कि 1 साल बाद ये वारंट को आप सेल करके इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली इट इज गिविंग मी अ राइट टू बाई अनदर इंस्ट्रूमेंट विच मे बी आइदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, एनीथिंग, बट इट हैज टू बी एक्सरसाइज विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1 ईयर के अंदर ही ये वारंट को मैं ये राइट को एक्सरसाइज करवा के मैं
वारंट शेयर को कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइम है और स्पेसिफिक कंडीशन है, इट इज कॉल्ड वारंट। वेजेस क्या होता है, आई डोंट थिंक मुझे बताना पड़ेगा, आप मुझे बताओ वेजेस क्या होता है, बताओ वेजेस पढ़ाना पड़ेगा, वेजेस क्या होता है, वेजेस क्या होता है भाई, जो वर्कर्स को सैलरी देते हैं उसी को तो वेजेस बोलते हैं, रेम्युनरेशन पेड। व्हाट इज अ वाउचर, जैसे मान लो मैंने एक ट्रांजैक्शन एंट्री मारी, ठीक है, मैंने दिया फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी दिया अपने एक लेबर को, सैलरी पेड टू, मेरा एक एम्प्लॉय था मेरा ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो चिराग मेरा एम्प्लॉय था, मैंने चिराग को सैलरी दिया, तो मैंने एक वाउचर काटा, वाउचर स्लिप काटा ना चिराग के नाम पे, और चिराग को बोला जाओ बैंक अकाउंट से निकाल लो ये वाउचर दिखाकर, ठीक है, जाओ हेड ऑफिस से ले लो ये वाउचर दिखा के, आपको कैश में सैलरी मिल जाएगा। तो ये जो वाउचर स्लिप है ये ट्रांजैक्शन का प्रूफ है ना, इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज एन एविडेंस कि यस सैलरी हैज बीन पेड टू चिराग। सो ये वाउचर इज एन एविडेंस, ठीक है, ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग डन। जैसे होता है ना अलग अलग वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, अलग अलग वाउचर्स होते हैं। अभी जैसे आप कभी कोई सामान खरीदने जाते हो आपको वाउचर मिलता है ना, वही बिल जो मिलता है जैसे वाउचर एविडेंस है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। अब वीजा क्या होता है, वीजा आपको पता है क्या होता है, वीजा किस लिए होता है, पासपोर्ट में वीजा लेना पड़ता है ना, वीजा ऑन अराइवल होता है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है, कोई में आपको क्या होता है पहले से ही वीजा ऑन अराइवल नहीं है, पहले से वीजा लेकर जाना पड़ता है कोई कंट्री विजिट करने के लिए। सो ऑल दैट इज वीजा। वीजा मतलब जो पासपोर्ट में स्टैंप लगाना पड़ता है अगर एक बंदा दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने का इच्छा रखता है, जो कि अभी आई डोंट थिंक कोई इच्छा रख रहा है, क्योंकि सब इतने ज्यादा कोविड के बाद डर चुके हैं कि किसी को मन ही नहीं होता अभी जाके फॉरेन घूमे, ठीक है। तो वीजा बेसिकली कब लगता है, आपके पासपोर्ट में एक स्टैंप लगता है जो आपको चाहिए, एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपको कहीं विदेश घूमने जाना है, कहीं अब्रॉड घूमने जाना है, तो किसी ने कहीं अब्रॉड कहीं ट्रैवल किया है क्या, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड वेयर यू हैव सीन कि वीजा स्टैंप इज गिवन ऑन योर पासपोर्ट। तो वीजा के लिए पहले से अप्लाई करना पड़ता है, अगर वीजा आपका रिजेक्ट हो गया तो आप वो कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लाइक यू वांट टू गो टू यूएसए, तो पहले से ही 2-3 महीना पहले से आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट से सबमिट करने पड़ते हैं, वीजा फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वहां से वेरिफिकेशन होता है कि बंदा लीगल है, पर्पस पूछा जाता है विजिट का, फिर वो वीजा अप्रूवल आता है, तब हम लोग बोलते हैं हमारी वीजा लग गई, हमें वीजा मिल गया, अब हम जा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वीजा। बट 1-2 कंट्री ऐसा जहां वीजा ऑन अराइवल है, पहले से वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है, आप जहां वहां पे फ्लाइट से लैंड करोगे वहीं पे फॉर्म भरना होता है। बट कोविड के पोस्ट कोविड द सिनेरियो हैज चेंज फॉर दोस कंट्रीज एज वेल। ऐसे थाईलैंड बैंकॉक में पहले नहीं दरकार था वीजा का, वीजा ऑन अराइवल था, बट अभी आई थिंक द सिनेरियो हैज चेंज्ड अगेन, ठीक है। सो दैट इज वीजा, इट वेरीज, वीजा का जो पॉलिसी है फॉर्मेलिटी इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। सो दैट इज वीजा। नाउ व्हाट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस में, मान लो आपका बिजनेस है, आप एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपके बिजनेस में किसी और ने आकर कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, इट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल व्हिच इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। आजकल नए नए अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है जिनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है जो पैसा लगाते हैं, जिसको सीड कैपिटल बोला जाता है। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर उनका प्रोजेक्ट उन्हें वायबल लगता है, और रिटर्न में उन लोग क्या लेते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल, जो नए नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एंटरप्रेन्योर्स के प्रोजेक्ट का वायबिलिटी देखकर उसमें पैसा लगाते हैं और रिटर्न में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज वैट। नाउ वैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, यू नो दैट। अभी गुड्स और सर्विस दोनों पर एक ही टैक्स लगता है। पहले एक जमाना था गुड्स के ऊपर वैट लगता था, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। अभी गुड्स और सर्विस टैक्स हट गया है, दोनों के ऊपर एक कॉमन टैक्स लगता है जिसको बोला जाता है जीएसटी। बट फिर भी आपके बुक्स में अभी वैट क्यों दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। Institute will never change. They are very lethargic. GST has come into picture, but why are they talking about VAT? तो VAT basically value added tax हुआ करता था। तो फॉर एग्जाम्पल VAT किस पे लगता था, ऑन वैल्यू एडिशन। जैसे क्या होता था ना, पहले डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता था। वैट जैसे एक मैन्युफैक्चरर है उसको वैट देना है, ठीक है, तो वैट क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे लग रहा है। तो मान लो कि एक फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ इंडस्ट्री है, ठीक है, ये क्लॉथ इंडस्ट्री क्या किया, क्लॉथ को बनाया, रॉ क्लॉथ्स खरीदा होलसेल मार्केट से मे बी 500 का, इसमें वैल्यू एडिशन किया, स्टिचिंग एंड ऑल किया 200 का, और टोटल 700 का गुड्स रेडी हो गया। तो अब बोल रहे वैट लगेगा 700 पे, तो वैट मान लो 700 पे लग गया। तो जब वैट 700 पे लगा, सो डू यू अंडरस्टैंडिंग, 500 पे वापस से वैट लग गया, 500 रुपीज पे ऑलरेडी वैट लगी, और ये 500 तो ऑलरेडी जब मैंने ये क्लॉथ इंडस्ट्री ने रॉ क्लॉथ खरीदा होगा वो वैट पे करके ही खरीदा होगा, तो डबल काउंटिंग हो जा रहा है, 2 बार वैट लग जा रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि जो टैक्स है ना वो वैल्यू एडेड पे लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंपनी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, जो रॉ मटेरियल परचेस किया 500 का वो तो बाहर से किया, और 200 रुपया का यहाँ एडिशन किया, टोटल 700,
700 का आपने सामान बनाया लेकिन रॉ मटेरियल को लेस कर दो, तो वैल्यू एडेड कितना बचा? 200। अब 200 पे आप वैट दो, 200 पर वैट दो, या फिर अगर आप पूरा 700 पे वैट कंप्यूट करो तो आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा ऑफ द वैट विच यू हैव पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो दिस इज हाउ वैट वर्क्स, ठीक है। तो वैट जो है सेलिंग प्राइस पे लेवी होता है, बट आपको क्या मिल जाता है? सेट ऑफ मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है ऑन द ऑफ द वैट विच यू ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। आपने जो परचेज के टाइम वैट पे किया था ना, वो दोबारा नहीं पे करना, उसका आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। समझ रहे हो? सो दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ वैट। तो डबल इफेक्ट हटाने के लिए वैट को लाया गया था, पहले डबल टैक्सेशन हो जाता था, तो वही लिखा हुआ है टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। बट अभी मैंने बोला वैट भी हट गया, क्या गया? जीएसटी। पहले गुड्स के ऊपर वैट लगता था, लिख लो वहां, पहले गुड्स के ऊपर गुड्स एरो देके लिखो वैट, सर्विसेज एरो देके लिखो सर्विस टैक्स। नाउ बोथ द टैक्सेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय a common unified tax regime which is called Goods and Service Tax Act. Okay, that is called as Goods and Service Tax Act. Clear है? वनीला इशू क्या होता है? A straight fixed rate issue which has terms and condition usually accepted as being conventional to particular security market. जैसे मान लो कोई सिक्योरिटी मार्केट में कोई गुड्स मुझे कोई शेयर्स इशू करना है, ओके तो बोल रहा है यहाँ पे इस स्टॉक का जो वैल्यू है वो चेंज होने वाला नहीं है, इतना ही रहेगा, इतना में ही आपको खरीदना है, स्ट्रेट फिक्स रेट इशू, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वनीला इशू। क्लियर है? अब फिर उसके बाद ये आपने बहुत बार सुना होगा वकालतनामा, हिंदी में सुना होगा वकालतनामा। वकालतनामा क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो कि आपको कोई सस्पेक्ट ठहराया गया है, ऑल्दो यू वर इनोसेंट बट यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम एज पर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड यू हैव बीन टेकन टू जेल। अब आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपके बिहाफ में एक लॉयर हायर किया, एडवोकेट हायर किया, तो यानी ये एडवोकेट आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके बिहाफ में स्पीक करेगा, केस फाइट करेगा, तो इसके लिए आपको एक वकालतनामा साइन करके देना पड़ेगा। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज ऑथोराइजिंग एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट अ पार्टी इन द कोर्ट। कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा ना कि हाँ ये मेरा वकील है, तो उसको बोला जाता है वकालतनामा। वकील को अपने ऑथोराइज करना कि आपके बिहाफ पर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर बोले, इसको बोलते हैं वकालतनामा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बाय एन एडवोकेट ऑथोराइज टू रिप्रेजेंट अ पार्टी इन द कोर्ट, ठीक है। क्लियर है? फिर उसके बाद बोल रहे हैं अश्योरी क्या होता है? श्योरी इट्स अ अनलॉफुल प्रैक्टिस। समझ में आया? जैसे बहुत सारे मनी लेंडर्स लोग करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, यू नो फार्मर्स लोग को पहले जमाने में एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन्हें जब भी लोन चाहिए होते थे ना, उनको बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, विच वाज वेरी रॉन्ग। सो दैट इज कॉल्ड अश्योरी, विच मींस चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स, ठीक है, विच इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द मार्केट रेट। क्लियर है? तो ये तभी होता है ना जब जैसे मान लो मुझे लोन का दरकार है और मुझे बहुत डेस्परेट नीड है लोन का, तो मुझे कोई कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगे ना, मैं लोन ले लूंगी, क्योंकि मुझे कोई पैसा चुकाना है, नहीं तो मेरा आज तो मतलब पक्का मेरा वाट लगने वाला है, मुझे कोई उठाकर जेल ले जाएगा। तो इन दैट केस मेरा मजबूरी था कि मैंने हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ लेकर वो लोन को लिया इमीडिएटली, तो दैट इज कॉल्ड अश्योरी। और वो उस समय मनी लेंडर लोग उसका फायदा उठाते हैं। सो दे आर चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सॉर्बिटेंट मतलब वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इट्स एन अनलॉफुल प्रैक्टिस। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में पता चलेगा तो इसके लिए जेल भी हो सकता है, मनी लेंडर को भी और बोरोवर को भी, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? लोन्स आर ऑफ टू टाइप, मैंने बताया था ना, सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सो अनसिक्योर्ड लोन क्या हुआ? इट्स अ काइंड ऑफ लोन where there is no charge being created on any property, any mortgage नहीं क्रिएट हो रहा है कोई फिक्स एसेट या इसमें। समझ में आया? तो बेसिकली जब आप किसी को लोन दे रहे हो लेकिन रिटर्न में आपको सिक्योरिटी नहीं ले रहे हो, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो अगर सामने वाला डिफॉल्ट कर दिया तो आपके पास कुछ बचा नहीं है कि आप उसके प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो या उसके कोई एसेट को सेल करके अपना पैसा रियलाइज करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कोई सिक्योरिटी मांगी नहीं थी। तो जनरली अनसिक्योर्ड लोन छोटा अमाउंट का ही लोग देना पसंद करते हैं और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। क्रेडिट कार्ड कभी यूज किए हो? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस पता है? क्रेडिट कार्ड आप जब यूज करते हो, स्वाइप करते हो, आपका बैंक का अकाउंट जो है वो डेबिट नहीं होता, बैंक से पैसा नहीं कटता, बैंक एक टाइप का लोन आपको दे रखा है। क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग किया, फिर उसके बाद 1 महीना बाद आपका या 45 डेज बाद आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, फिर वो बिल का आपको पेमेंट करना पड़ता। तो यानी
1 और 1.5 मंथ्स तक के लिए आपको लोन दिया गया, बैंक ने आपको लोन दिया, आपको जितना शॉपिंग करना है आप कर लो। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, यू नो, और इंटरेस्ट इट्स आर वेरी हाई, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहते। लेकिन डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड तभी आप यूज कर सकते हो अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, और जैसे ही आपने पेमेंट किया डेबिट कार्ड से आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसे ही स्वाइप किया आपका बैंक अकाउंट घटने वाला नहीं है, पता है ये डिफरेंस? लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपका बैंक बैलेंस नहीं घटेगा, डेबिट कार्ड में घट जाएगा। डेबिट कार्ड में इंस्टेंटली डेबिट हो जाएगा। डेबिट कार्ड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसा है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, डेबिट कार्ड का कोई बिल नहीं आता, क्योंकि इंस्टेंटली आपका अकाउंट से पैसा कट गया। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द क्रेडिट साइकिल, ठीक है, और उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डेबिट कार्ड में कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगता। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। और मैंने बोला शॉर्टर रीपेमेंट टाइम, हाई इंटरेस्ट रेट, कोई सिक्योरिटीज नहीं लिया जाता है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड आपको देता है तो क्या बोलता है? अपना घर जायदाद जो है गिरवी रखवा दो, बैंक ऐसा बोलता है? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं लेता आपसे, ठीक है। अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर हो गया जो हेल्प करता है कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में, समझ में? दे आर कॉल्ड एज अंडरराइटिंग एजेंट। उसके बदले में कमीशन लेता है। मान लो कि मेरा कंपनी अभी नया नया लिस्टिंग हुआ है, मेरे कंपनी के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, तो मैं पब्लिक इशू लेकर आई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा शेयर्स बिके मार्केट में, तो मैंने एक अंडरराइटर एजेंट अपॉइंट कर लिया। अंडरराइटर एजेंट मेरे बिहाफ में मेरे कंपनी का पब्लिसिटी करेगा, सब शेयर होल्डर को जा जाकर बोलेगा कि इस कंपनी का शेयर खरीदो, मेरा शेयर्स बिकवाने में हेल्प करेगा और उसके रिटर्न में कमीशन लेगा, जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटिंग इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, अपने नाम पे कभी भी शेयर्स खरीदता है, बेचता नहीं है, ठीक है। कमीशन के बदले में कंपनी का शेयर्स बिकवाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटर। टर्नओवर क्या होता है? कंपनी का कितना टर्नओवर, यानी कंपनी का टोटल सेल्स कितना हुआ है एक ईयर एंड में, उसको टर्नओवर बोलते हैं। ट्रस्टी क्या हुआ? ट्रस्टी का मतलब हुआ जो प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा है इन ट्रस्ट, ठीक है, लेकिन दूसरों के बेनिफिट के लिए। जैसे मंदिर मंदिर में ट्रस्टी होता है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन उसके बेनिफिट के लिए नहीं, जो गरीब है उनके बेनिफिट के लिए। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ट्रस्टी है ना, होता है ना ट्रस्टी, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, हु होल्ड्स अ प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, दे आर कॉल्ड एज ट्रस्टी। ट्रेसपासर्स आपको पता है क्या होता है? मान लो आप ऐसे ही घूमते घूमते अचानक से चले गए मुकेश अंबानी के घर में, तो आपको ट्रेसपासर बोला जाएगा एंड यू विल बी कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आप ऐसे किसी के भी घर पे जाकर नहीं घुस सकते विदाउट परमिशन, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। और स्पेशली अगर कहीं बाहर लिखा हुआ है ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, कभी पढ़ा है? ये साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है बहुत जगह, ट्रेसपासर विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कोई अनजान आदमी अगर इस प्रीमाइसेस में एंटर करेगा तो उसको जेल भी हो सकता है। इट्स अ ऑफेंस पनिशेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। जब आप किसी और के घर में या किसी और के प्रॉपर्टी में, किसी के लैंड में घुस जा रहे हो बिना उनके परमिशन के, विच इज अ क्राइम एंड पनिशेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? जैसे मैंने बोला ना, कंपनियां बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, लेकिन ना हमारे जैसे आम आदमी को प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड डिबेंचर खरीदने में डर लगता है। क्यों? क्या पता कंपनी डिफॉल्ट कर दे, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 5 साल बाद मेरा बॉन्ड का पैसा ही नहीं दे, डिबेंचर का पैसा ही नहीं दे, इंटरेस्ट ना दे, तो बेटर है गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल खरीदो। गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ट्रेजरी बिल इशू करता है, विच इज सिमिलर लाइक जैसे मैंने बोला कंपनियां इशू करती है बॉन्ड्स, डिबेंचर एटसेट्रा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल इशू करता है। अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड का होता है, लाइक यू नो दे इशू 91 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज ट्रेजरी बिल, लिख लो ये डेट, 364 ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये सब डेज है। ये 91 डेज का ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? आफ्टर 91 डेज। तो आप ये खरीदोगे, 91 डेज बाद आपको रुपया वापस मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ये, है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, तो इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोला गया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैश रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट को मीट करता है, गवर्नमेंट इशू करता है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गिल्ट एज सिक्योरिटी, लिख लो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। इसका मतलब मैम, गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल को गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं बिकॉज 0% रिस्क। मैंने बोला ना यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। 0% रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू कर रहा है। और अलग अलग डेज का ट्रेजरी बिल आता है, जैसे मैंने बोला 91 डेज मैच्योरिटी, 182 डेज, 364 डेज मैच्योरिटी, आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है आप कर लो। तो शॉर्ट टर्म ही तो हुआ, 1 साल के अंदर तक का ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करता है, आप खरीदो, इन्वेस्ट करो। अगर 91 डेज का ट्रेजरी बिल है तो ट्रेजरी बिल जब 91 डेज एक्सपायर होगा, जो ट्रेजरी बिल में अमाउंट लिखा है आपको वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही बोला ट्रेजरी बिल, ओके, तो ये सब लिख लो, इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट।
क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, और गवर्नमेंट को अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरा करना है तो ट्रेजरी बिल इशू करके करते हैं। मान लो गवर्नमेंट के पास क्राइसिस हो गया, पैसा चाहिए, ट्रेजरी बिल इशू कर देंगे, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट का मीट हो जाता है, सो इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। लिख लो, अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड का ट्रेजरी बिल होता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, प्लीज राइट इट डाउन। डन टिल हियर, और इसको लिख लो, दे आर कॉल्ड एज गिल्ट एज सिक्योरिटी, 0% रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, आप वोडाफोन का यूज करते हो, जियो यूज करते हो, बीएसएनएल यूज करते हो, एयरटेल यूज करते हो, तो इसके ऊपर भी तो एक रेगुलेटरी बॉडी होगा जो देख रहा है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। कमर्शियल बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? ट्राई। इसके बारे में आपने सुना होगा, फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम सेक्टर का। किसको रेगुलेट करता है? इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का, रेगुलेट्स टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे फोन वोन में बात होता है ना ये सब, तो उस चैनल को ये रेगुलेट करता है। तभी तो वो सब मैसेजेस ये सब में बैन आ गया था ना बीच में, कि आप बल्क मैसेजेस नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए तो आजकल लोग व्हाट्सएप करने लग गए। पहले एक बार आया था कि आप एक दिन में इतना से ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते, तो इसलिए तो आजकल लोग इंटरनेट का जरिया यूज करते हैं व्हाट्सएप के लिए, मैसेजेस के लिए। ट्रांसमिशन क्या होता है, ये अलग पॉइंट है। हाँ, ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में यहाँ पे होगा, इज अ सेपरेट पॉइंट। ट्रांसमिशन, किसी को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। अपना ओनरशिप दे देना कोई भी चीज का, प्रॉपर्टी का या सिक्योरिटी मतलब शेयर्स का, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे हर एक चीज का ट्रेडमार्क है, साइन, लोगो। जैसे एमईपीएल का आप लोगो देख रहे हो, एमईपीएल का लोगो दिखाई दे रहा है ना आपको, तो वो हमारा ट्रेडमार्क है, जो कि हमें डिफरेंशिएट कर रहा है बाद बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। सो इट्स अ डिस्टिंक्टिव मार्क और सिंबल, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हाँ ये इस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है, इस सर्विस होल्डर का सर्विस है। समझ में आया? जैसे ये देखो, मेरा एमईपीएल का टी शर्ट का लोगो, दिस इज माई ट्रेडमार्क, है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि एमईपीएल क्लासेस का फैकल्टी है। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, विच इज अ ब्रांड नेम। अब जैसे आप अलग अलग कपड़ा खरीदते हो, सबका एक ट्रेडमार्क होता है ना, ब्रांड नेम होता है ना, लिवाइस का अलग ट्रेडमार्क, उसका अलग ट्रेडमार्क, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, सिंबल। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो कि दिया जाता है, कस्टमर्स को भी दे सकते हो, या एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर को दे सकता है, होलसेलर को दे सकता है। समझ में आया? तो वही चीज बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आप कैटलॉग प्राइस से कम दाम में गुड्स को बेचकर एनकरेज कर सको। टीक्यूएम क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका बेस्ट क्लासिक एग्जांपल है मुंबई डब्बा वाला। इन्हें 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन मिला। लिख लो वहां मुंबई डब्बा वाला। आपने सुना है मुंबई डब्बा वाला के बारे में? क्या चीज के लिए फेमस है? टिफिन पहुंचाने में एकदम मतलब ऑन टाइम सर्विस देते हैं, और वर्ल्ड का इन्हें बेस्ट 6 सिग्मा सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे से अपने प्रोसेसेस का क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है। आंधी तूफान बरसात कुछ भी आ जाए, सबको टाइमली डब्बा मिलना ही मिलना है। तो टीक्यूएम पता है क्या होता है? ये एक टाइप का प्रोसेस है जो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती है, ताकि वो अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे सके और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे सके। समझ में? सो दैट इज कॉल्ड टीक्यूएम। तो बहुत सारी कंपनी टीक्यूएम फॉलो करती है। क्यों करती है? ताकि उन्हें 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिले, ठीक है। अलग अलग सर्टिफिकेशंस आता है, लाइक आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बारे में सुना है। तो अगर आपका कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ, इस बंदे का क्वालिटी कहीं खराब नहीं होना है, ना गुड्स का, ना सर्विसेज का, ना प्रोसेसेस का। और ये सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप टीक्यूएम फॉलो करोगे। यानी क्वालिटी के बारे में अलग से पूरा एक प्रोसेस होता है, क्वालिटी कैसे मैनेज करना होता है उसका अलग से प्रोसेस होता है। तो आपने टीक्यूएम पॉलिसीज फॉलो किया है कि नहीं, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पड़ते हैं जो आपके कंपनी का प्रोसेसेस का क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी, सब चीज का टेस्टिंग देखेगा। और मुंबई डब्बा वाला को ग्लोबली अवार्ड मिला 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन का फॉर बेस्ट टीक्यूएम प्रैक्टिसेस। इसका बेस्ट टीक्यूएम प्रैक्टिसेस है ओवरऑल ग्लोबली। Even the global companies have taken inspiration from this company, how to manage the processes and how to satisfy the customers by delivering them the services and the goods on time, irrespective of whatever hurdles may come. ठीक है। tort क्या होता है? civil injury or wrong to someone else or their property, या प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना या किसी आदमी को डैमेज कर देना, that is called tort,
ठीक है, सिविल इंज्योरी। ओके, टाइटल क्या होता है? टाइटल मतलब कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है, ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो यानी डॉक्यूमेंट उसके नाम पे होगा, दैट इज द टाइटल। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके कस्टडी में प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, प्रॉपर्टी डीड है, गिफ्ट डीड है, या वॉट एवर डीड, लैंड डीड है, तो उसको बोलते हैं टाइटल। टेस्टिमोनियल क्या होता है? इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल अबाउट हिज कंडक्टेबिलिटी। जैसे आप देखोगे, हमारा जो हम लोग मैट इशू करते हैं, आप देखोगे उसके पहले टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल अबाउट मोहित सर। यानी टेस्टिमोनियल क्या होता है? जब आप किसी को अप्रिशिएट करो, किसी के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, उसके क्वालिटीज के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में, उसको क्रेडिबिलिटी के बारे में, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। पहले मुझे याद आ रहा है, ऐसा ऑर्कुट एक जमाने में आया था, तो उस समय लोग बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल्स लिखते थे, सो दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, किसी के बारे में लिखना, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं है, उसके बारे में लिखना, मतलब आप खराब भी लिख सकते हो, अच्छा भी लिख सकते हो, इट इज अपॉन यू। ओके, सो दैट इज टेस्टिमोनियल। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, अलग अलग ईयर्स के लिए जब आप लोन लेते हो बैंक से, तो उसको बोलते हैं टर्म लोन, ठीक है, जिसमें आपको रीपे करना होगा प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है। टेंडर क्या होता है? अब जैसे अलग अलग कंपनियां टेंडर फ्लोट करती है, जैसे गवर्नमेंट का टेंडर्स आता है, लोग उसमें क्या करते हैं, टेंडर को भरते हैं, बिडिंग होता है, फिर जिसका टेंडर सबसे फीजिबल लगता है गवर्नमेंट को, सबसे कम दाम का लगता है, गवर्नमेंट उसको टेंडर दे देता है। जैसे गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.eprocure.gov.in, देखना चाहोगे? दिखाओ। तो वहां पे क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज है, बहुत सारा टेंडर्स फ्लोट करती है, ठीक है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको अपना बिड देना पड़ता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवेज बनाने का, तो अब गवर्नमेंट को उसके लिए मान लो ट्रैक्स खरीदना है, तो गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट कर दिया, बिड्स मंगवाया, कोटेशंस मंगवाया अलग अलग मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक से, जो लोग रेलवे ट्रैक सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टेंडर फ्लोट कर दिया। कहां पे फ्लोट करेगा गवर्नमेंट? मैंने बोला अलग अलग वेबसाइट्स, आजकल सब ऑनलाइन ही हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक वेबसाइट का नाम बताया, शोइंग यू दैट, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज ही ज्यादा टेंडर फ्लोट करता है, eprocure.government, देखो ये रहा .gov.in, आप देखना इसको घर पे अपने आप, ठीक है, देखो। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हम्म, खुल नहीं रहा सर्वर, आप खोल कर देखना, खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा, बहुत बार मैंने दिखाया है, आप अपने आप खोल कर देखना, खुल जाएगा। बिकॉज ऑफ सम कनेक्शन प्रॉब्लम खुल नहीं रहा है, यहाँ पे मेरे सर्वर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट आप खोलोगे तो आपको दिखाई देगा। लेट मी ट्राई वंस अगेन फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी, आप खोलना, आपसे खुल जाएगा, देखो खोलो, मोबाइल में भी खोलोगे खुल जाएगा, eprocure.gov.in खोलोगे खुल जाएगा। अभी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग, बट खुल जाएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास दिखा दूंगी, ठीक है। तो वहां खोलोगे ना, तो वहां पे आपको दिखाएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करता है, बहुत सारी चीजों का टेंडर्स रहता है, आप उसको फिल इन करके दे सकते हो, और फिर उसके बाद बिड्स देते हो, गवर्नमेंट किसको कॉन्ट्रैक्ट देगा, ऑब्वियसली जिसका बिड सबसे लोएस्ट आएगा, तो वही बोल रहा है लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है टैक्स हॉलिडे क्या होता है? टैक्स हॉलिडे क्या होता है? ऐसा टाइम जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स, जहां पे बिजनेस एंटरप्राइजेस को टैक्स पेमेंट का दरकार नहीं है, सो इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स हॉलिडे, पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश किया गया अंडर विच नन ऑफ द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस ऑन इट्स अर्निंग। जब टैक्स पे करने का दरकार नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? टैक्स हॉलिडे। क्लियर है? जब टैक्स नहीं पे करना होता उसको क्या बोला जाता है बताओ? टैक्स हॉलिडे, ठीक है। तो बस याद रखना टैक्स हॉलिडे क्या होता है, जब टैक्स नहीं पे करना है।
टैक्स लियन क्या होता है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस टैक्स गवर्नमेंट को उसको देना है बट नहीं दे पाया, फेल हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका असेट को ले जाएगा उठाकर और बोलेगा टैक्स की जगह आपका असेट ले गए। समझ में आया? सो व्हेन एनी कंपनी हु फेल्स टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन टाइम, गवर्नमेंट कैन सीज योर प्रॉपर्टी, ठीक है, सीज योर असेट एंड कैन सेटिस्फाई द टैक्स क्लेम ऑफ इट. So that is called tax lien. If the business fail to pay taxes, okay, income tax and whatever, GST, आपका असेट सीज कर सकता है बाया क्लेम ऑफ टैक्स लियन. ओके, टैरिफ क्या होता है, अलग अलग रेट्स, जैसे जीएसटी का अलग अलग रेट्स एप्लीकेबल होता है. इंटर स्टेट सेल में क्या रेट होगा, फिर उसके बाद गुड्स में क्या लगेगा, सर्विसेज में क्या जीएसटी का रेट लगेगा. समझ में आ रहा है? तो अलग अलग जो टैरिफ रेट्स है, कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, एक्साइज ड्यूटी कितना लगेगा, सो दैट इज द रेट ऑफ एप्लीकेबल रेट्स. टैक्स का अलग अलग रेट्स, 4%, 6%, 18%, अलग अलग रेट्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैरिफ. क्लियर है? टैंजिबल असेट्स क्या होता है, दोज असेट्स जो आपको दिखाई देता है, जो आप छू सकते हो. अब बताओ, ये पढ़ाना पड़ेगा, एग्जांपल दो टैंजिबल असेट का. टैंजिबल वर्ड का मतलब क्या, विच कैन बी सीन, विच इज विजिबल. टैंजिबल असेट का मतलब बताओ, विच इज विजिबल, विच कैन बी सीन. कैश देख सकते हो, मशीनरी छू सकते हो, प्लांट मशीनरी देख सकते हो, गुडविल छू सकते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल असेट. पेटेंट छू सकते हो, ट्रेडमार्क छू सकते हो, दे आर इनटैंजिबल असेट. सो टैंजिबल असेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, कैश हुआ, ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर टैंजिबल असेट. इनटैंजिबल असेट का एग्जांपल लिख लो. एक्सेट्रा. टेक ओवर क्या होता है, जैसे मान लो एक बड़ा कंपनी ने एक छोटे कंपनी को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर. ठीक है, जैसे अभी रिलायंस ने बोला फ्यूचर डील के लिए, लेकिन वो डील होने नहीं दिया अमेजन, वो अलग बात है, नहीं तो बोलता टेक ओवर कर लिया रिलायंस ने. ऐसे आए दिन न्यूज में आता है ना, इस कंपनी ने आज इसको टेक ओवर कर लिया, उसने इसको टेक ओवर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड टेक ओवर. जैसे अभी कुछ ही दिन पहले का बात है, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी कंपनी को किसने एक्वायर किया, किस जाइंट ई कॉमर्स कंपनी ने एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी कंपनी को, बताओ. वॉलमार्ट. वॉलमार्ट ने एक्वायर किया ना फ्लिपकार्ट में स्टेक को, ठीक है. बिनी बंसल, सचिन बंसल हट गया, विच वॉज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ फ्लिपकार्ट. सो दैट इज कॉल्ड टेक ओवर करना. तो बड़े वॉलमार्ट जो है वो ग्लोबल लेवल कंपनी है, उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, दैट इज टेक ओवर कर लिया. सो दैट इज कॉल्ड टेक ओवर करना, ठीक है, यानी उसका कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लेना. फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक एक्वायर किया, किसने एक्वायर किया, वॉलमार्ट ने. तो लिख लो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक ओवर. तो लिख लो, वॉलमार्ट acquired 81% स्टेक, पहले 77 किया था फिर और बढ़ गया, 81% स्टेक इन फ्लिपकार्ट, जो भी एक ई कॉमर्स कंपनी. और क्यों किया पता है, अमेजन को टक्कर देने के लिए, अमेजन को टक्कर देने के लिए. और फॉर्च्यून 500 में अलग अलग मैगजीन्स होते हैं, वैसे ग्लोबल 500, फॉर्च्यून 500 में वॉलमार्ट का रैंक 1 है, टॉप कंपनी हो गया, इट्स अ लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी. स्वैप क्या होता है, चेंज कर लेना, ठीक है. स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज कर लेना. सो इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आर्बिट्राज का, आर्बिट्राज बेनिफिट ले सकते हो, एक मार्केट से खरीदा दूसरे मार्केट में बेच दिया. जैसे मैंने बोला था ना कि दुबई से गोल्ड खरीदा इंडिया में बेच दिया, तो वही उसको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जब आर्बिट्राज का फायदा उठा रहे हो दो मार्केट में बेचकर, दैट इज कॉल्ड स्वैप, ठीक है, दो काउंटर पार्टीज. सुओ मोटो क्या होता है, कोर्ट जब अपने आप से खुद एक्शन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो. ऑलराइट, कुछ ऐसा हुआ है आपके कंपनी में, शेयर होल्डर ने कोई कंप्लेन नहीं लेकर गया है कोर्ट को, लेकिन पता चला डायरेक्टर्स जो है बहुत बदमाश है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, कोर्ट अपने आप से एक्शन ले रहा है, सुओ मोटो, नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनीवन, सुओ मोटो, खुद से. सम्मन करना मतलब कॉल करना, जैसे लीगल नोटिस आता है ना, कोर्ट से लीगल नोटिस आया, सम्मन आया है, आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया गया, आपको जाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड सम्मन, कोर्ट से आता है, लीगल पेपर जो कि एक पार्टी के अगेंस्ट सिविल केस स्टार्ट कर देता है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर बात करना पड़ेगा, ठीक है, जज से. सब्रोगेशन क्या होता है, सब्रोगेशन वर्ड का मतलब होता है इट्स अ लीगल प्रिंसिपल व्हिच एंटाइटल्स एंड इंश्योर्ड ओनली द एक्चुअल लॉस सस्टेन्ड इन द केस ऑफ प्योर इंडेमनिटी. व्हाट इज प्योर इंडेमनिटी, ध्यान से सुनना. जैसे इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, जब कोई आदमी, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एन LIC पॉलिसी, सो ऑन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, LIC पॉलिसी
जो है वो मेरे को इंडेमनीफाई करेगा अगेंस्ट दैट लॉस, सो उसी को बोला जा रहा है सब्रोगेशन। सो दैट इज अ प्रिंसिपल जो कि बोल रहा है कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है ना, खाली उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मान लो आपका LIC में मैच्योरिटी पॉलिसी 20 लाख का था, बट अब आपका फैमिली वाला क्लेम करे नहीं 30 लाख दो, नॉट पॉसिबल। तो जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही इंडेमनीफाई किया जाएगा। जैसे फायर लग गया, आपने इंश्योरेंस ले रखा था, फायर से लॉस आया 10 लाख का, बाद बाकी जो लॉस हुआ है वो दूसरे डैमेज की वजह से हुआ है, फायर की वजह से नहीं हुआ, फायर की वजह से 10 लाख। तो अब इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है आपको खाली 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा। यही प्रिंसिपल है, दैट्स कॉल्ड सब्रोगेशन। इट कैन नॉट इंडेमनीफाई यू, इंडेमनीफाई वर्ड मतलब कॉम्पेंसेट यू बियॉन्ड द लॉस व्हिच हैज बीन कवर्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड सब्रोगेशन। ठीक है। सब जुडाइज क्या होता है? अ मैटर पेंडिंग डिसीजन बाय अ कोर्ट इज कॉल्ड सब जुडाइज। कोई केस पड़ा हुआ अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, अभी भी कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुना है, इट इज कॉल्ड सब जुडाइज। ठीक है। स्टॉप ट्रांसफर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अभी एक चेक काट कर दिया, ठीक है, मिस्टर एक्स के नाम पे। मिस्टर एक्स से फोन में कन्वर्सेशन हुआ था, मिस्टर एक्स कौन था? मेरा क्रेडिटर था। वो बोला मैं अपने बंदे को भेजो, आप उसको चेक दे देना, और वो चेक था बेयरर चेक। ओके, मतलब कि कोई भी उससे पैसा उठा सकता है। तो अब हुआ क्या, मेरे पास एक बंदा आया, वो एक्चुअल में कोई चोर था, वो मिस्टर एक्स का भेजा हुआ एजेंट नहीं था। अभी मैंने फोन किया मिस्टर एक्स को कि वो बंदा तो चेक लेकर चला गया, आपने जिस बंदे को भेजा था। मिस्टर एक्स ने बोला अरे मैंने अभी तक तो कोई बंदे को भेजा ही नहीं, आपने किसको चेक दे दिया? तो मैंने तुरंत, अब वो क्या करेगा, वो बंदा तो वो चोर था, वो भागेगा तुरंत वो चेक लेकर पैसा निकालने के लिए। तो मैंने तुरंत अपने बैंक में फोन करके बोल दिया स्टॉप पेमेंट, स्टॉप पेमेंट। कोई भी बंदा अगर आए ना मेरा भी इशू किया हुआ चेक से चेक लेने, आप उसको पेमेंट मत करना। तो मैंने स्टॉप पेमेंट कर दिया। ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्टॉप ट्रांसफर। क्लियर है? तो मैंने चेक को इनकैश करने से रोक दिया। where instruction has been given by the account holder to his bank not to encash any payment for the check or DD। अगर कोई लॉस हो गया या कोई चोरी हो गया चेक का, जनरली बेयरर चेक में होता है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कुछ ही टाइम पहले, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी यानी शेयर्स टेक्स प्लेस एंड विच इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इज इट अ फिजिकल प्लेस? नो। अभी ये कहां पे हो गया सब? ऑनलाइन। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो, BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जहां पे ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, लिख लो। एंड रेगुलेटेड बाय SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट्स नॉट अ फिजिकल मार्केट, ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। स्टैट्यूटरी बुक्स क्या होता है? कुछ कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है जो अलग अलग लॉ ने बोल रखा है। ठीक है, तो वही बोलते हैं स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? अब जैसे बोला है जब भी मीटिंग होता है तो मिनट्स बनाना पड़ता है मीटिंग का, डायरेक्टर का हो चाहे शेयर होल्डर्स का हो, तो वही चीज बोल रहा है, सब चीज का बुक्स मेंटेन करके रखो। PL, बैलेंस शीट सब बनाना पड़ता है। दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच हैज टू बी मेंटेन्ड, व्हिच इज मैंडेटेड बाय द लॉ। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ऐसा ऑर्डर जो इशू किया गया कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, नॉट फॉर ऑलवेज। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा वो वैलिड रहेगा, जैसे उसको रिवोक कर दिया जाएगा वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? सो इंस्ट्रक्शन व्हिच रिमेन्स इन फोर्स टिल विथड्रॉन, इट इज यूजफुल ऑर्डर रूटीन एंड रेगुलर पेमेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? यू नो स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? मुझे नहीं बताने का दरकार है। अब जैसे मान लो मुझे ट्रांसफर करना है शेयर्स को, तो उस पर स्टैंप लगवाना पड़ेगा लीगल इफेक्ट देने के लिए। सो दैट्स कॉल्ड स्टैंपिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एविडेंस। क्लियर? ड्यूटीज लगता है, उस पर पेमेंट करना पड़ता है। स्टैंप पेपर देखा भी होगा आपने क्या होता है। क्लियर है? वहां तक कर लिया। अब आओगे एकदम स्टार्टिंग में, जहां तक मैंने पढ़ाया था, पेज नंबर 201 में हो। कम टू पेज नंबर 201, कम टू पेज नंबर 201। एनकम्बरेंस क्या होता है? व्हाट इज एनकम्बरेंस? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेचा, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड था, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो किसको भुगतना पड़ेगा? जिसको मैंने बेचा अब उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो ओनर है उसको प्रॉपर्टी के संग प्रॉपर्टी का लायबिलिटी को भी भुगतना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एनकम्बरेंस। ठीक है। एंडोर्समेंट का मतलब हुआ मैंने चेक एंडोर्स कर दिया, उसके नाम पर लिख दिया,
होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में पीछे लिख दिया कि ये इसको एंडोर्स किया गया है, चेक के पीछे लिख दिया इसको पे करना है, ऑथराइजेशन दे दिया, सो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ऑथराइजेशन दे दिया कि हाँ इसको पेमेंट करना है, जैसे हम लोग चेक के पीछे नहीं लिख देते पे टू मिस्टर एक्स, यानी अब बैंकर जाएगा और समझ जाएगा कि हाँ यही मेरा पे ही है, इसको पैसा देना है। सो इट्स अ ऑब्लिगेशन, मतलब इट्स अ सैंक्शन विच यू हैव गिवन, ठीक है, दैट द पेयर वांट्स टू मेक अ पेमेंट टू द पेई। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को चालू करता है, नए अपॉर्चुनिटी देखता है, इनोवेशन करता है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? ईपीएस। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? इसका मतलब हुआ कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी में टोटल प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 1 लाख का। इसके बाद आपको पता है टैक्स का पेमेंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है। प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करो 20,000, कितना बचा? 80,000। अब ये जो 80,000 बचा ये किसके लिए बचा है? सोनली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। और टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स है कितने मेरे कंपनी के? 10,000। तो ईच इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 80,000 बाई 10,000, अर्निंग पर शेयर 8 रुपया अवेलेबल है। सो दैट इज कॉल्ड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, लिख लो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो लिख लो यहाँ पे एग्जांपल, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 1 लाख था, प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 था, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना हो गया? 80,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 10,000। तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 80,000। के का मतलब समझते हो ना? 1000। तो कितना आया? ₹8 पर शेयर। 8 पर शेयर मेरा हो गया ईपीएस। 80 के बाई 10 के मतलब क्या? 80,000 बाई 10,000। डन टिल हियर। अब एस्क्रो अमाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मान लो आपने बैंक से लोन लिया, अब बैंक बोला कि मुझे कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी, तो आपने अपने घर के प्रॉपर्टीज के पेपर जो है वो बैंक को दे दिया, बैंक ने उसको एस्क्रो अकाउंट में जमा करके छोड़ दिया। अब जब तक आप रीपेमेंट नहीं करोगे बैंक वो डॉक्यूमेंट आपको देने वाला नहीं है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट जो किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी में या थर्ड पार्टी बैंक के कस्टडी में, और वो आपको तभी मिलेगा जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है या कुछ टाइम बीत चुका है, ठीक है। ईसॉप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, ऑप्शंस पढ़ाया था ना, कॉल एंड पुट ऑप्शन जो इंप्लॉइज को दिया जाता है, राइट टू बाई और राइट टू सेल, उसी को ईसॉप बोलते हैं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन। क्लियर है? एस्टिमेट का मतलब फोरकास्ट करना, ठीक है, कितना काम करना है नहीं करना है, वेरी इजी। एविडेंस का मतलब होता है टेस्टिमोनी, एविडेंसेस मतलब क्या? फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए सबूत, ठीक है। एक्सग्रेशिया मतलब क्या होता है? कुछ एक्शन नॉर्मली टू द पेमेंट ऑफ मनी टेकन वेयर देयर इज नो लीगल नेसेसिटी टू डू सो बट वेयर सम मोरल ऑब्लिगेशन इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। जहां पे आपने कुछ पेमेंट कर दिया, जैसे मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपकी गलती से नहीं हुआ बट फिर भी आपने पेमेंट कर दिया एज अ मॉरल ड्यूटी, कोई लीगल एक्शन आप पे नहीं आता कि आपने एक्सीडेंट करा, आपकी गलती से नहीं हुआ था, वो आदमी देख के नहीं चल रहा था, इट वाज प्रूव, आंख में पट्टी लगा के चल रहा था जानबूझ के, तो ऑल्दो आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है बट ह्यूमैनिटी बोलकर कुछ होता है इसलिए आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। एक्स पार्टे क्या होता है? डन फॉर और द रिक्वेस्ट वन साइड इन केस ओनली विदाउट प्रायर नोटिस ऑन द अदर साइड। एक्स पार्टे मतलब दूसरे के नोटिस के बिना आपने कोई काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टे। एक्स चेकर किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आरबीआई के पास जो होता है। एक्स शिप, एक्स वेयरहाउस क्या होता है? द प्राइजेस जिसमें अभी भी वेयरहाउस के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है। हम लोगों ने गुड्स इंपोर्ट करके मंगवाया तो इंपोर्ट प्राइस मेरा दिखा रहा था गुड्स का 2 लाख, लेकिन अभी भी जब गुड्स आएगा इसके बाद बहुत सारे फॉर्मेलिटीज लगते हैं, डॉक चार्जेस देना पड़ता है, डमरेज चार्जेस देना पड़ता है, गोडाउन चार्जेस देना पड़ता है, तो वो चार्जेस लगाकर मेरा इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू 2.5 लाख हो गया। तो ये जो 2 लाख है दिस इज कॉल्ड एक्स डॉक प्राइस विच एक्सक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन द डॉक। डॉक मतलब क्या हो गया? जहां पे शिप्स आकर लैंड करते गुड्स को निकालते हैं, डॉक, ठीक है। एग्जीक्यूटर कौन होता है? अ पर्सन नेम्ड इन द विल ऑफ द डिसीज्ड
जैसे मान लो कि मैंने अपना एक विल बनाया, मैंने उस पर एग्जीक्यूटर का नाम लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे विल को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन मेरे प्रॉपर्टी को बांटेगा इक्वली मेरे जनरेशंस को, ठीक है। सो कौन एग्जीक्यूट करेगा, मैंने वकील का नाम लिख दिया, दैट इज एन एग्जीक्यूटर। या कोई घर का बड़ा फैमिली मेंबर है उसका नाम लिख दिया, दैट इज एन एग्जीक्यूटर। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब हुआ कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने सपोज करो 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया, यू आर एक्सपेक्टिंग 10% रिटर्न ऑन इट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। 10,000 यू आर एक्सपेक्टिंग। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, the amount by which market price of an option exceeds the amount that could be realized if the option were exercised in the underlying commodity liquidated, also known as the time value. Extrinsic value is nothing but the market value, ठीक है। फेस वैल्यू, बाहर का वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। फैक्टर कौन होता है, एक एजेंट होता है जो हेल्प करता है गुड्स को परचेज और सेल करवाने में। जैसे मैंने बोला था ना, ब्रोकर एक एजेंट होता है जो शेयर को परचेज और सेल करवाने में हेल्प करता है। वैसे अंडरराइटर एक एजेंट होता है जो नया आईपीओ आया है तो कंपनी का शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करता है। वैसे एक फैक्टर भी होता है जो गुड्स को परचेज सेल में हेल्प करता है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसके ऊपर भी तो कोई एक्ट होना चाहिए जो रेगुलेट करेगा, देखेगा ठीक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, क्या क्या रूल्स होना चाहिए। तो उसके लिए फेमा एक्ट लाया गया है। फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बेसिकली रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। पहले फेरा एक्ट चलता था। फेरा वाज इन 1973, इट वाज ओनली कवरिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बट नाउ द डोमेन हैज बीन एनलार्ज्ड। अभी खाली गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, सर्विसेज का भी होता है। सो फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फेमा एक्ट। द एक्ट वाज पास्ड इन 1999। लिख लो ये सारे डेट्स। फेमा एक्ट दोनों को कवर करता है, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, ठीक है। और फेरा पहले खाली गुड्स को कवर करता था, इसलिए फेरा को हटाकर फेमा आया। फुल फॉर्म आता है एग्जाम में फेरा का, फेमा का, तो मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये सब एक बार आपको बस मेरे क्लास में सुनना है, दोबारा पढ़ने का भी दरकार नहीं है। एग्जाम्स में जो रिवाइज करना है मैं उसके बगल में ई लिखवा दूंगी आपको जल्दी। सारे पॉइंट्स को देखना एग्जाम्स के पहले इम्पॉसिबल है। अब इसका फुल फॉर्म लर्न कर लेना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिड्यूशरी क्या होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है विच अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो मॉरल एज वेल एज लीगल रिलेशनशिप इंपोज करता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो गया, जो कंट्री का बैंक है, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, ये सब कंपनी का, कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है। लेंडर, बोरोअर, फाइनेंशियल सिस्टम उसको बोलते हैं। फाइंडिंग मतलब कोई चीज को देखना। एफआईपीबी क्या होता है, वही फॉरेन ट्रेड को जो प्रमोट करता है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, बाहर वाले आकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको देखता है, एफडी और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। फर्म कौन होता है, फर्म बताना पड़ेगा क्या, पार्टनर्स लोग कलेक्ट करके जब बिजनेस अंडरटेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्म। फर्म ऑफर क्या होता है, कमिटमेंट जो पार्टनर्स लोग बोलते हैं। फिस्कल क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। टैक्स और सब्सिडी से रिलेटेड गवर्नमेंट के, ठीक है। फिक्स असेट क्या होता है, बताना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे एक डिवेंचर मैंने खरीदा 5 साल का, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट नहीं रहेगा, फिक्स रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द लोन। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंज करता है विद द मार्केट रेट। मान लो मैंने एक डिवेंचर खरीदा 5% इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट, मैंने बोला अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ये इंटरेस्ट बढ़ेगा, गिर गया तो ये इंटरेस्ट रेट गिरेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट जो चेंज हो सकता है विद द चेंज इन द मार्केट रेट, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, बट फिक्स इंटरेस्ट रेट कभी चेंज नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू कितना इंडियन रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 74-75 रुपीज, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको पता है इंडिया के पास है, कहां पे, आरबीआई के पास। आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट मैंने अभी आपको समझा दिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, फ्यूचर्स में जो डील करते हैं। मैंने आज शेयर मार्केट में डील में एंटर किया कि मैं 10 शेयर खरीदूंगी रिलायंस का, आज नहीं 2 महीने बाद, लेकिन कितना दाम में खरीदूंगी आज ही डिसाइड कर लिया। एक्चुअल डिलीवरी लिया क्या शेयर्स का, आज नहीं, 2 महीने बाद लूंगी, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैसे फॉरवर्ड डिलीवरी होता है, जब मैंने बोला डिलीवरी आज नहीं लूंगी, फ्यूचर डेट में लूंगी, है ना, ऑन एग्रीड टर्म। वैसे फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, ठीक है। वही ये दोनों मिला के फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो गया, परचेज सेल फ्यूचर में करना है। फ्रेट क्या क्या होता है, फ्रेट मतलब हो गया भाड़ा देना, गुड्स को कैरी करने का, दैट इज कॉल्ड फ्रेट। फ्यूचर्स अभी पढ़ा है, एक ही चीज देखो बार बार दे रहा है, ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, है ना।
गैप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं हम लोग फॉलो करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड गैप। जीडीपी ऑलरेडी नेशनल इनकम में मैंने भर भर के पढ़ाया है। जीडीआर ऑलरेडी मैंने आपको जब एडीआर और आईडीआर कराया था वहां जीडीआर भी बोला था, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। गुडविल क्या होता है? कंपनी का जो इंटेंजिबल असेट है, कंपनी का जो ट्रेडमार्क है, कंपनी का जो वर्थ है, दैट इज कॉल्ड गुडविल, इंटेंजिबल असेट। रेप्यूटेशन है कंपनी का, है ना? तो कंपनी का जो कितनी बार कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है, मान लो कंपनी बिकने वाला है 1 करोड़ में, लेकिन उसका बुक वैल्यू 80 लाख था, तो सामने वाला 1 करोड़ क्यों दे रहा है, 20 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? क्योंकि 20 लाख कंपनी का गुडविल है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड गुडविल, रेप्यूटेशन कंपनी का। ग्रीवियंस क्या होता है? किसी के अगेंस्ट आपने कंप्लेन फाइल की है क्योंकि आप दुखी हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीवियंस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? बताओ ये सब टॉपिक में इतना फटाफट क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब आप टोटल रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करोगे उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करोगे तब नेट प्रॉफिट निकलता है। सो सेल्स में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करोगे, रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मार्केटिंग, ये सब तो हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। गारंटी क्या होता है? कोई चीज के लिए गारंटी देना। जैसे मान लो गारंटर अलग अलग टाइप का हो सकता है। मैंने किसी आदमी को लोन दिलवाया बैंक में गारंटर बनकर, है ना? सो दैट इज कॉल्ड गारंटर। और गारंटी दिया कि अगर ये बंदा डिफॉल्ट करेगा तो मैं उसका भुगतान करूंगा, तो गारंटर भी हो गया, गारंटी भी हो गया। गार्जियन कौन होता है? जो जैसे माइनर के केसेस में होता है जनरली, अगर माइनर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लायबिलिटी किसको मिलेगा? जो आदमी उसका देखभाल कर रहा है, उसके पेरेंट्स को। हेबियस कॉर्पस वही रिट पिटीशन है, ठीक है? अ कोर्ट ऑर्डर यूज्ड, ठीक है, जिससे आप एक आदमी को फिजिकली ला सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ पर्सन डिटेंशन, कि उसको डिटेन करना है कि नहीं करना है। क्लियर है? हेज क्या होता है? रिस्क को रिड्यूस करना। शेयर्स में जब भी आप खरीदते हो तो हम लोग हेजिंग करते हैं। 2 टाइप का शेयर खरीदते हैं, एक जो बढ़ रहा है, एक जो गिर रहा है। हम लोग अपने आप को हेजिंग कर लिया। हायर परचेज क्या होता है? जब आप गुड्स खरीदो, मशीन खरीदो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, कुछ डाउन पेमेंट दिया है और 5 साल तक बोलो रहे हो मशीन का पेमेंट करते जाएंगे, हायर परचेज सिस्टम। होल्डिंग कंपनी कौन हुआ? एक कंपनी में मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का मोर देन 60% शेयर्स खरीद लिया, तो ए लिमिटेड बिकम्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बिकम्स अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है? आईएएस क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाइपोथेटिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेट करना मतलब वही प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट। प्लेजिंग। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है कंट्रीज को, इंडिया को सिर्फ नहीं, जो मेंबर कंट्रीज है, एशिया, इंडिया, मतलब एशिया के अंदर जितने कंट्रीज है, अमेरिका भी इसका पार्ट है। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम टैक्स किसके ऊपर इंपोज होता है? इनकम पे। हर एक इंडिविजुअल को देना है, बिजनेस को देना है, सबको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने भी बोला इंडेमनीफाई करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को अगर वो इवेंट हो गया। इंडेंट क्या होता है? एक ऑर्डर जो कि एजेंट को दिया गया टू बाई गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंडेंट। परचेज इंडेंट आता है, सेल्स इंडेंट आता है, ठीक है? इंडेंचर क्या होता है? डीड साइन बिटवीन 2 और मोर पार्टी एज अपोज टू 1 मेड बाय अ सिंगल पार्टी। क्लियर? 2 पार्टी उसको साइन करता है तभी होता है सेल्स इंडेंट निकल गया, परचेज इंडेंट निकल गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, राइज इन द प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जब प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में आप गिल्टी पाए गए हो तो सेबी आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टी इंपोज करेगा। स्टॉक मार्केट में होता है। जैसे मान लो आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपके पास कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन है और इस साल कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट कमाया, ये बात अभी मार्केट में पता नहीं है, और जैसे ही मार्केट में पता चलेगा, कब पता चलेगा? जब कंपनी का कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होगा मार्केट में, तो कंपनी का शेयर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी तो शेयर का दाम गिरा हुआ है, कल जैसे ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिश होगा, कंपनी का शेयर का दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपके पास इनर इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने एक रिलेटिव को बोल दिया शेयर्स खरीद लो, आज खरीद लो, कल दाम बढ़ेगा, कल बेच देना। 2-3 करोड़ रुपया का मुनाफा होना है, और उस न्यूज के बेसिस पे आपके रिलेटिव ने ट्रेडिंग कर डाला। अब सेबी को इस बात का भनक पड़ गया कि अचानक से आज खरीदा कल बेच दिया, 2-3 करोड़ का मुनाफा कमा लिया, पक्का कुछ ना कुछ झोल है। झोल। रिसर्च किया सेबी ने, पता चला डायरेक्टर ने कंपनी का इंफॉर्मेशन लीक आउट किया था। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। जब एक इनसाइडर के जरिए आप कंपनी के इनर इंफॉर्मेशन को मिसयूज करके ट्रेडिंग कर रहे हो और सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे हो,
दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। ये तभी पॉसिबल है जब आपका किसी इनसाइडर से रिलेशन है, कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का डायरेक्टर ने कंपनी के इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक आउट किया। और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी सेबी इंपोज करता है, जेल भी देता है और पैसे भी देना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी आपको पता है क्या होता है, जब कंपनी का लायबिलिटी ज्यादा हो गया कंपनी के एसेट से। इंस्ट्रूमेंट कैन बी अ लीगल डॉक्यूमेंट। इंश्योरेंस क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया जहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी होल्डर है उसको कंपनसेट करेगा, इंडेमनीफाई करेगा अगेंस्ट ऑल द लॉसेज विच हैज बीन कवर्ड इन द पॉलिसी ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन प्रीमियम। LIC, फायर इंश्योरेंस, कितनी बार मैंने आपको बताया। इनटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन, गुडविल इज एन एग्जांपल, पेटेंट इज एन एग्जांपल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जैसे म्यूजिशियंस लोग होते हैं, उनका गाना कोई चुरा ना ले, लिरिक्स चुरा ना ले, आवाज चुरा ना ले, उस पर क्या लेते हैं, कॉपीराइट। तो उसके लिए फीस देना पड़ता है, कॉपीराइट फीस। कोई बड़ा इन्वेंशन किया, स्पुतनिक वैक्सीन, उनका वैक्सीन कोई चुरा नहीं ले, फॉर्मूला चुरा नहीं ले, उस पर पेटेंट ले लिया। सो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटरेस्ट क्या होता है, फंड बोरो किया, रिपेमेंट करना है, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है बताओ, ये सब बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फ्लोटिंग हो सकता है, दोनों भी मैंने आपको बताया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि पैसा उधार में लिया है तो चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। इंटरनेट बैंकिंग का बेस्ट एग्जांपल इंस्टाबिज ऐप है ना। आजकल आप लोग मोबाइल में ही खोल सकते हो इंस्टाबिज ऐप, ICICI बैंक मोबाइल ऐप खोलो, इंटरनेट बैंकिंग करो। क्या फिजिकली बैंक में जाकर रुपया जमा करना है, रुपया विड्रॉ करना है? नहीं, घर बैठे बैठे कर लो, बैंक ट्रांसफर कर दो, करते हो ना। या फिर www.icici.direct.com खोल लो, ट्रेडिंग कर लो शेयर्स का, www.icici.com खोल लो। सो इंटरनेट के जरिए जब आप बैंक्स के सारी सुविधाओं को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। अभी आपको बैंक में जाके लंबी लंबी लाइन लगाने की दरकार नहीं है टू परफॉर्म द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। इन्वेंट्री क्या हो गया, स्टॉक का आइटम, बैलेंस शीट में जो स्टॉक का आइटम है। इनवॉइस क्या हो गया, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, जो बिल है जिसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है गुड्स का जो आपने खरीदा है या बेचा, अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। IRDA कौन है, इंश्योरेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, IRDA। LIC, ये सब इंश्योरेंस कंपनी है, इसको कौन रेगुलेट करता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे सेबी कौन है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, वैसे IRDA भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। तो लिख लो, रेगुलेट्स इंश्योरेंस कंपनी। किसको रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनी को। जजमेंट क्या हुआ, जब कोर्ट ऑफ लॉ में जजमेंट सुनाया जज ने। जंबो सर्टिफिकेट क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द लार्ज नंबर ऑफ मार्केट लॉट्स इन अ सिंगल कॉम्पोजिट शेयर सर्टिफिकेट। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे आपको 5-6 शेयर्स मिलना था, आपको 100 शेयर्स मिलना था, तो अब 100 शेयर्स नहीं देकर कंपनी आपको एक जंबो सर्टिफिकेट दे देगा जिसमें लिख देगा आप 100 शेयर्स के ओनर हो, दैट इज कॉल्ड जंबो सर्टिफिकेट। सो रादर देन गिविंग यू 100 शेयर सर्टिफिकेट, दे आर गोइंग टू गिव यू वन जंबो सर्टिफिकेट व्हिच विल बी एन एविडेंस कि आपके पास 100 शेयर्स है कंपनी का। ज्यूरी आपको पता है जो डिसीजंस एंड ऑल लेता है, ज्यूरी बताता है कि ये क्रिमिनल को कॉन्विक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। कैश के अलावा जब पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं काइंड मनी के अलावा। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब जहां पे लेबर का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगता है, कैपिटल कम लगता है। लैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। लैंडिंग ऑर्डर मतलब हुआ कि जैसे ही शिप आ गया मेरा डॉक में, तो अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज करना है। वंस द शिप हैज टेकन द पोजीशन इन द डॉक, लैंड हो गया सामान, तो अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना है। लॉन्ड्रिंग क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना थ्रू अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिससे आप अपना चोरी को छुपा सको, दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग, छुपाना। ठीक है। लीजिंग क्या होता है, जैसे किसी का प्रॉपर्टी लीज में ले लिया 5 साल, उसका प्रॉपर्टी को यूज करो, ठीक है, आपका नहीं है बट किसी और का, आप उसको यूज करो, उसके बिहाफ में आप रेंट दे रहे हो। ऑलराइट। लीगल टेंडर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला RBI इशू करता है करेंसी नोट, दैट इज अ लीगल टेंडर। ठीक है। 500 रुपीज इज अ लीगल टेंडर, 2000 रुपी नोट इज अ लीगल टेंडर। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या बैंक इशू करता है इंपोर्टर के बिहाफ पे, एक्सपोर्टर को चाहिए होता है। मतलब नहीं समझ में आया मैम, जैसे मान लो आप एक इंपोर्टर हो, इंपोर्टर आप समझते हो, इंडिया में आप बायर हो, गुड्स खरीद रहे हो यूएस से, ठीक है, यूएसए वाला हो गया सेलर, एक्सपोर्टर। तो आपने गुड्स को ऑर्डर दे दिया, तो अब बोल रहा है यूएसए वाला बंदा कि आप ना मुझे पेमेंट कर दो 1 ईयर का गुड्स, आप एडवांस दे दो। आप दे दोगे क्या पूरा एडवांस?
आप बोलोगे नहीं, क्या पता इतना दूर से आ रहे गुड्स बीच में खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, या पूरा गुड्स नहीं दे, मैं कैसे आपको 1 CR पूरा दे दूं। तो अब ये भी क्या हो रहा है, भेजने से डर है, ये बोल रहा है नहीं मैं 1 CR नहीं दूंगा, ये बोल रहा है नहीं मैं ऐसे कैसे गुड्स दे दूं, आप पैसा नहीं दोगे तब। तो दोनों में एक टाइप का डिलेमा हो गया, इसको पैसा देने से लग रहा है डर और इसको गुड्स भेजने से लग रहा है डर। तो ये यूएसए वाला बंदा बोलता है आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करके दे दो। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देगा, इंपोर्टर को इंडियन बैंक देगा। इंडियन बैंक के पास जाएगा, ये वाला बायर बोलेगा मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दो, मेरे बैंक अकाउंट में इतना रुपया है, आप एक क्रेडिट लेटर दे दो कि अगर कुछ डिफॉल्ट होगा तो आप गारंटर होगे, है ना। तो ये बैंक ने एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करके दे दिया अब यूएसए वाले को। तो अब यूएसए वाले बंदे को सेटिस्फैक्शन है कि ये बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा, आईसीआईसीआई बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो अगर ये बंदा फ्रॉड निकला भी तो हम किसको पकड़ेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज एक्टिंग एज अ गारंटी टू द एक्सपोर्टर कि इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय द इंपोर्टर, एक्सपोर्टर कैन क्लेम द मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो वही बोल रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट है। लायबिलिटी क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन, किसी को पैसा देना, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर को पेमेंट करना, बिल्स पेबल करना, सब लायबिलिटी है। बताओ ये सब बताना पड़ेगा तो शर्म का बात है कि नहीं। लिबिल क्या होता है, स्लैंग लैंग्वेज, डिफेमेशन। ठीक है, तो कोई किसी को स्लैंग लैंग्वेज दे रहा था, आपने रिकॉर्डिंग कर लिया और आप उसको यूज कर सकते हो एज अ विटनेस टू क्लेम डैमेजेस, दैट इज कॉल्ड लिबिल। लाइसेंस बताने का दरकार है, कोई चीज का परमिशन देना उसको बोलते हैं लाइसेंस। लियन क्या होता है, जैसे भी बोला लियन किसी के बदले में किसी को लेना, जैसे बताया था ना अभी टैक्स लियन, असेट उठाकर ले जाना, तो किसी का असेट ले लेना किसी दूसरे चीज के क्लेम में। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, जब कंपनी में आपको पता है फीचर लिमिटेड लायबिलिटी कि कंपनी का लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड बाय देम, अनलिमिटेड नहीं है। लिक्विडेटर कौन होता है, जो आकर कंपनी का लिक्विडेशन कराता है, मैंने बोला कोर्ट ऑफ लॉ जनरली होता है इसके लिए। लिक्विडिटी क्या होता है, जब लिक्विडिटी मतलब कंपनी का पोजीशन चेक करना, कितना उसका करंट एसेट है, कितना उसका करंट लायबिलिटी है। ठीक है, लिटिगेंट पार्टी टू द केस। मैंडेट मतलब कंपल्सरीली एक्शन लेना किसी के खिलाफ। मैनिफेस्ट मतलब हुआ एक डिक्लेरेशन देना, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। मैनिफेस्ट इज अ डिक्लेरेशन कि अभी शिप जो है सेल होने वाला है, दैट इज मैनिफेस्ट। मार्केट लॉट मतलब हुआ शेयर्स, जितना आपको खरीदना पड़ेगा। एमसीएस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मीडिएशन, डिस्प्यूट यहीं तक रहने दो, आज एक काम करो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कीप इट टिल हियर। एक क्लास और लगेगा, अब ज्यादा नहीं बचा है, एक क्लास और लगेगा एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक। ठीक है, एक क्लास में और मैं ये कंप्लीट कर दूंगी, एक संग आज सारा पढ़ा दूंगी ना तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो आप यहां तक कर लेना, वॉट एवर इट इज यहां तक कर लेना। ठीक है, यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट आपको कर लेना है। और संडे को जैसे कि मैंने बोला था वॉट एवर इट इज हम लोग जो है तो एक क्लास और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ओवर हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां तक पूरा लर्न कर लो अच्छे से। और मैंने आपको बोला है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने, तो इस चैप्टर का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना। ये रहा। सो आई होप यू हैव दिस क्वेश्चन बैंक विथ यू। ये मेरा मैट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, चैप्टर 7 तो आपने कर लिया था, ये रहा चैप्टर 8। एन इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एसेट। सो ये सब कितना इजी है। अभी मैंने बोला मार्केट सिचुएशन जहां पे स्टॉक प्राइस गिर रहा है, बियरिश। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। ऑलराइट, सिक्योरिटी उस प्राइसेस डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, डेरिवेटिव। फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स को क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पी रेशियो कैसे निकलता है, प्राइस बाय अर्निंग्स, मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये सब आप सॉल्व करोगे, आपका ड्यूटी है। वन बिजनेस टू अनदर को क्या बोलते हैं, बी टू बी। पेस्टल का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी उसमें पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिकल। मेलाफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है, बैड फेथ। बोनाफाइड गुड फेथ, मेलाफाइड बैड फेथ।
तो ये पूरा 26 क्वेश्चंस कर लेना, डेट विल बी योर होमवर्क। ऑलराइट, ये वाला आप करके आओगे नेक्स्ट क्लास। अब ज्यादा नहीं बचा, एक क्लास में ये वाला पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, so that's it for today guys, thank you all of you, bye bye, enjoy your day।